तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस बायोलॉजी का क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल, जिसके अंतर्गत हम लोग को समसूत्री विभाजन और आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो आपका माइटोसिस प्रोसेस है और जो आपका मियोसिस प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पिछले क्लास में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम लोग कोशिका का संरचना और उसका कार्य के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि कोशिका क्या है, कोशिका के जो अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिका अंग कहते हैं यानी कि सेल ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि जिसमें हम लोग देखें कि आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को अलग अलग करके देखे हम लोग, जिसमें हम लोग 10 से 15 ठो उसके जो भी अंग है उन सभी अंगों के बारे में पढ़े, साथ ही साथ उन सभी का फिगर भी देखे हम लोग। और उसके बाद उसी टॉपिक से ही रिलेटेड है आपका टॉपिक नंबर जो 3 है आपका। देखिए, बायोलॉजी का जो सिलेबस है ये टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है और हर यूनिट में आपको 3 से 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इनमें से जो आपका यूनिट 1 जो है उसमें आपका 3 टॉपिक दिया हुआ है और उन 3 टॉपिक में एक टॉपिक था आपका कोशिका संरचना और उसके कार्य। उसके बाद यूनिट अगर 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपका कोशिका का जनन यानी कि कोशिका का जनन दिया हुआ है, यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको छोटा छोटा 3 टॉपिक पढ़ना है। कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल, और फिर आपको समसूत्री यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस जो डिवीजन है प्रोसेस है, इसको पढ़ना है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कोशिकीय प्रजनन यानी कि कोशिका रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इससे पहले आपको कुछ हम बेसिक बातें बता देते हैं कि ये जो हमारा जो क्लास चलने वाला है वो किस प्रोसेस में चलेगा पूरा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सेल साइकिल कहने का मतलब होता है कि पहले कोशिका क्या करेगा, पहले कोशिका जो है वो वृद्धि करेगा यानी विकास करेगा, और जब वो वृद्धि और विकास हो जाएगा तब वो अपने आप को विभाजित कर देगा, और ये जो प्रोसेस है वो आपका सीक्वेंस में चलते रहता है। यानी कि कोशिका की वृद्धि और विभाजन और फिर उसका पुनः विभाजन की जो चक्रीय प्रक्रिया होती है, इसी को ही हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि एक छोटा सा मान लीजिए आपका कोशिका है, ये वृद्धि हुआ, बड़ा कोशिका बना, वृद्धि हुआ, इसका विकास हुआ, तब ये आपके नए कोशिकाओं में ये जो है वो 2 ठो नए कोशिका में विभाजित हो गया। एक कोशिका ये रहा, एक कोशिका ये रहा। फिर ये फर्दर आगे बढ़ेगा, फिर इसका जो है वृद्धि होगा, विकास होगा, फिर ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसका भी वृद्धि होगा, विकास होगा, फिर ये 2 भागों में विभाजन इसका भी हो जाएगा। तो यही जो है सीक्वेंस में यही जो प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन तथा पुनः विभाजन की जो चक्रीय प्रक्रिया है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो आपका अनुक्रमिक चलते रहता है, यानी कि सीक्वेंस में चलते रहता है। समझे बात को? जी हाँ। फिर इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, एक बार उसको भी हम पूरा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जो आपका सेल साइकिल है यानी कि जो आपका कोशिका जो चक्र है, इसमें आपका 2 तरह का इसमें अवस्था देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं हम लोग अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, तो एक को बोलते हैं हम लोग विभाजन अवस्था यानी कि एम फेज। फिर देखिएगा जो आपका इंटरफेज है वो भी आपका उसमें 4 ठो अलग अलग चरण होता है। पहला होता है आपका G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज, और चौथा होता है आपका G0 फेज। ठीक है। उसके बाद जो आपका विभाजन की अवस्था है यानी कि एम फेज, एम फेज जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें देखिएगा तो आपका 4 तरह का इसमें चरण होता है, जैसे कि आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। उसके बाद जब आपका माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे आपका मियोसिस प्रोसेस में यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। फिर देखिएगा कि जो आपका अर्धसूत्री विभाजन जो है वो भी आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन 1 और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी कि मियोसिस 1, और होता है आपका मियोसिस 2। जिसमें से आपका जो अर्धसूत्री विभाजन 1 है यानी कि मियोसिस 1, वो टोटल आपका 4 भागों में डिवाइड होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सेम उसी के जैसा। इसमें से जो आपका प्रोफेज 1 है ये सबसे लेंदी है, यही सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, क्योंकि प्रोफेज 1 को ही 5 अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसका भी 5 वो अलग अलग सब पार्ट है प्रोफेज 1 का। देखिए क्या बोले, हम मियोसिस 1 को 4 भागों में बांटा गया है, 4 अवस्था में बांटा गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जिसमें आपका प्रोफेज 1 जो है वो इसका अलग से 5 वो पार्ट है। कौन कौन है, तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, आपका पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस।
क्या क्या बोले हैं, पहला है आपका लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है आपका डाइकाइनेसिस। ठीक है, तब ये आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट, और जैसे ही आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा तब इसके बाद आएगा मेटाफेज 1, फिर आएगा एनाफेज 1, फिर आएगा टेलोफेज 1। फिर जब आपका पूरा मियोसिस 1 जो है जब वो कंप्लीट होगा तब जाइएगा आप मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 में भी आपका 4 गो चरण है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। और ये जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भी जब हो जाएगा तब आपका जो है वो अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा कंप्लीट होगा। समझे बात को। तो इसी जो है जितना भी हम आपको बताया है ना प्रोसेस, यही प्रोसेस को ही हम लोग आज के क्लास में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इसी को ही समझना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ उतना ज़्यादा पेचीदा कुछ है ही नहीं, बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, तो हम लोग अब जो नोट्स में दिया हुआ उसको जानेंगे। इसमें हम लोग कोशिका चक्र इसको जानेंगे, फिर हम लोग समसूत्रीय विभाजन और आपका अर्धसूत्रीय विभाजन, इन तीनों को ही जानना है एक एक करके। ठीक है, समझिए बात को। जी हाँ, आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग कोशिका चक्र की बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा ना तो हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे। कोशिका का जो विभाजन होता है सेल साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे एक सेल का जन्म होता है, फिर उसका वृद्धि होता है, वृद्धि के बाद वो विकसित होता है, तब वो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो विभाजन होता है, और जब वो विभाजन होता है तब जो है वो उससे नया सेल बनता है। और अगर सेल साइकिल अगर नहीं चलेगा तो आपका वृद्धि रुक जाएगा, तो सेल साइकिल नहीं होगा तो आपका वृद्धि भी नहीं होगा। आप में अगर किसी भी अगर देखिएगा, अगर आपके शरीर में चोट लग जाएगा तो आपका सेल डिवीजन नहीं होगा, तो वो जो क्षतिग्रस्त जो सेल है उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में अगर कोई किसी सेल की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस सेल को भी आप रिप्लेस नहीं कर पाइएगा, उसके जगह पे न्यू सेल नहीं आ पाएगा। इसके अलावा प्रजनन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सेल साइकिल के द्वारा ही होगा। अगर प्रजनन नहीं होगा तो आपका नया सेल बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो आपका कोशिका विभाजन जो है वो सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। सभी जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप जगत के हो, सभी के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन। नहीं होगा तो अभी बताए ना, सब कुछ रुक जाएगा। आगे देखिए, एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। तो जब आपका कोशिका विभाजन होता है, सेल का जब डिवीजन होता है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक तरह से उसका जेरोक्स बनता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कोशिका वृद्धि होती है। जी हाँ, कोशिका विभाजन में वही चीज़ हो रहा है, आपका डीएनए का फोटोकॉपी बन रहा है, प्रतिलिपि बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, और फिर जो है वो कोशिका वृद्धि हो रही है। और ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपका, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि आपका कोशिका विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन और कोशिका वृद्धि, ये सभी जो है वो एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है। यानी कि एक दूसरे को ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक अवस्था होगा, एक चरण पूरा होगा तभी वो दूसरा चरण के लिए, समझो ऐसा समझो कि पहला चरण दूसरे चरण के लिए ईंधन दे रहा है और दूसरा चरण तीसरे चरण के लिए ईंधन दे रहा है, मतलब फ्यूल दे रहा है। मतलब कि अगर पहला चरण होगा ही नहीं, फ्यूल बनेगा नहीं, तो दूसरा चरण पूरा होगा ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि आपका कोशिका का विभाजन, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति और कोशिका जो वृद्धि है, वो सभी एक दूसरे के साथ क्या है, समायोजित होकर इसको जो है वो संपन्न होती है, इसको मतलब संपन्न करती है पूरा प्रोसेस को। और बोला जा रहा है कि और ये इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। क्या होता है, सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इसकी जो है पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम भी शामिल होता है। यानी कि ये आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है सेल डिवीजन का, डीएनए रेप्लिकेशन का, सेल ग्रोथ का, ये जो प्रोसेस जितना भी हो रहा है ये इतना बारीकी से होता है और इतना ये सफलतापूर्वक होता है ना कि एक सेल डिवीजन जब होता है तो जब नया सेल बनता है तो उसमें भी इसी का ही डीएनए उसमें भी जाता है। मतलब कि जो आनुवांशिक गुण है जो आपका डीएनए में रहता है, वो इस सेल में जो भी आनुवांशिक गुण है वही गुण फिर आपके नए आनुवांशिक गुणों में जाता है। समझिए, इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जब आप समझते होंगे कि जब इंसान होता है तो इंसान जब बच्चे जन्म लेता है तो समझिए कि वो कोशिका को कैसे पता है कि इस बच्चे को 2 ही आँख देना है, दो कान देना है, एक ही नाक देना है, 2 ठो हाथ देना है, 2 ठो पैर देना है आपको, ये सब कैसे इसको पता चलता है। तो ये सभी जो आनुवांशिक गुण होता है और एकदम ये इतना परफेक्ट होता है। अगर हल्का से ऊपर नीचे हो जाता है कोशिका में, हल्का से भी डीएनए में अगर प्रॉब्लम होता है, देखो कितना दिक्कत हो जाता है फिर बच्चे में। जी हाँ, आगे देखो,
तो बोला जा रहा है कि ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कि कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन क्या होता है, एकदम पूरा सक्सेसफुल होता है, एकदम सही होता है। और जो संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम भी पाया जाता है, यानी कि उनका भी आनुवंशिक गुण इसमें होता है। घटनाओं का यह जो अनुक्रम है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण, यानी कि एक तरह से इसको संश्लेषण मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस। तो बोला जा रहा है कि जो बोला जा रहा है ये घटनाओं का ये जो अनुक्रम है, ये जो सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस की बात करें, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और आपका अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। क्या बोले हम, एक सेल है, कोशिका पहले वृद्धि हुआ, विकास हुआ, बड़ा सेल बना, वृद्धि हुआ, विकास हुआ, फिर ये क्या करेगा, विभाजन करेगा, एक नया कोशिका बनाएगा, फिर यहाँ विभाजन करेगा, एक नया कोशिका बनाएगा, फिर ये वृद्धि करेगा, विकास करेगा, फिर ये नया कोशिका बनाएगा, फिर ये भी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, फिर ये भी नया कोशिका बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस में होते रहता है और इसी को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। यहाँ तक ये बातें आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये आपका सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस, ये फोटो बना हुआ है और आपको ये पूरा जो प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे आपको ना समझना होगा और ये सभी फिगर वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम में अगर इस सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा ना तो आपको भर भर के मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप भर भर के इमेज दीजिएगा, मैप वगैरह बनाइएगा। ये पूरा सेल साइकिल का जो है पूरा प्रोसेस है। पहले सेल का क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, फिर यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है, फिर यहाँ पे देखिए कि आपका क्या होता है, तो ये आपका प्रिपरेशन होता है माइटोसिस का। माइटोसिस प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे आपका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेल का डिवीजन होता है। और ये बहुत सारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सेलोफेज और ये आपका साइटोकाइनिन्स, ये सभी प्रोसेस में होता है। यहाँ पे देखिए G1 फेज है, यहाँ पे देखिए S फेज है, यहाँ पे देखिए G2 फेज है। तो G1 फेज में सेल वृद्धि कर रही है, विकास कर रही है। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन बन रहा है और G2 फेज में जो है वो माइटोसिस प्रोसेस के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। और फाइनली जाकर जो है वो आपका ये है आपका माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे। और इस माइटोसिस प्रोसेस में आपका 4 तरह का होता है सेल डिवीजन। यहाँ पे टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज और आपका साइटोकाइनिन्स तब जाकर ये पूरा कंप्लीट होता है। खैर अब हम लोग इसी को ही एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ये फिगर हो गया, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कोशिका विभाजन की तरफ। कोशिका चक्र क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि जिस जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद दो या दो से अधिक कोशिकाएं जो है वो उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन करते हैं। क्या बोले हम कि एक छोटा कोशिका है, ये पहले वृद्धि हुआ, विकास हुआ, वृद्धि विकास होने के बाद ये दो ठो नया जो है वो कोशिकाओं में विभाजित हो गया। तो इसी को ही प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कोशिका का विभाजन कह रहे हैं। और ये क्या है, तो ये आपका एक तरह से ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है। और इसी जैविक प्रक्रिया के द्वारा एक सेल से दो नए नए सेल बन रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कोशिका चक्र और इसी प्रोसेस को हम लोग कोशिका विभाजन भी कहते हैं। आगे देखिए, कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल का एक चरण होता है। देखो कोशिका चक्र, देखो ये मान लो कि कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र में एक छोटा सा पार्ट होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन कोशिका चक्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये बोला जा रहा है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन वस्तुतः कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल का एक चरण होता है। अविभाजित होने वाली कोशिका, मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली जो भी कोशिकाएं हैं वो पुत्री कोशिका कहलाती है। तो मतलब पुत्री कोशिका समझो कि ये एक होता है मदर सेल, ऐसे समझो ये आपका मदर सेल विकसित हुई, तो विकसित होने के बाद ये दो ठो नए नए कोशिकाओं को जन्म देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, इसको बोलते हैं मदर सेल। समझ में आया? जी हाँ। तो कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल का ही एक चरण होता है। और बोला जा रहा है कि विभाजित होने वाली जो कोशिका जो है वो मातृ कोशिका, मृत कोशिका नहीं बोला जा रहा है यहाँ, मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल। और विभाजन के फलस्वरूप जो बनने वाली जो कोशिका होती है वो पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल कहलाती है। यानी कि जो साइकिल है ये मतलब ये जो सेल है, वृद्धि हुआ, विकास हुआ,
फिर यही जो है वो विभाजित हो रही है दो ठो नए नए सेल में, तो ये जो विभाजित हो रही है इसको बोलेंगे हम लोग मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका, और ये जो नया नया बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। समझ में आ गया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है आपको एकदम फ्री में यूट्यूब में, समझिए। आगे देखिए, अगर हम लोग कोशिका चक्र की बात करें यानी कि सेल साइकिल की बात करें, तो इसमें आपका दो ठो मूल प्रावस्थाएं होती है, यानी कि इसमें दो ठो फेज होता है। एक फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ये देखिए, एक फेज को कहा जा रहा है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, और दूसरे फेज को बोला जा रहा है एम प्रावस्था यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यहीं पे सूत्रीय विभाजन होता है। तो पहला है क्या आपका इंटरफेज, और एक को बोलते हैं हम लोग एम प्रावस्था, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन अवस्था, विभाजन की अवस्था। और ये क्या है विभाजन की अवस्था, ये आपका माइटोसिस प्रोसेस है या माइटोसिस फेज है। तो कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं। पहला है इंटरफेज, और इंटरफेज को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है G0 फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में, एस फेज में, और ये जब चारों हो जाएगा तब आप जाइएगा माइटोसिस विभाजन में, या माइटोसिस ये क्या बोलते हैं डिवीजन में, यानी कि समसूत्री विभाजन में जाइएगा, यानी कि माइटोसिस फेज में जाइएगा। ठीक है, और माइटोसिस फेज को भी चार भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टेलोफेज। और इसी में ही आपको एगो प्रोसेस और पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं कैरोकाइनेसिस, कैरोकाइनिस नहीं, कैरोकाइनेसिस। तो समझ में आ गया, ये कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती है, इंटरफेज और आपका माइटोसिस फेज। ये वाला बताया ना अभी, देखो यहाँ पे कोशिका चक्र की, तो ये आपका सेल जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है G1 फेज में, सेल डीएनए का रेप्लिकेशन बन रहा है इस फेज में, और आपका प्रिपरेशन हो रहा है माइटोसिस का आपका G2 फेज में। तो यहाँ से यहाँ तक को इसको हम बोल देंगे इंटरकाइनोसिस, नहीं सॉरी इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। अंतरावस्था के बाद आएगा आपका ये परावस्था, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस फेज, ये बोला, तो इसको बोल देंगे हम लोग माइटोसिस फेज। ठीक, बस इसी तरह समझते चला जाना है। अब देखिए, ये जो आपका अंतरावस्था है यानी कि इंटरफेज जो फेज है, इसको देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि अंतरावस्था के बारे में बोला जा रहा है कि अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, यानी इसको हम लोग एक तरह से यहाँ बहुत आराम कर रहा है, लोग आराम आराम कर रहा है। और यह जो प्रावस्था है यानी कि ये जो फेज है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृति दोनों होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन के लिए यहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा है, नहा धोवा कर, खाना पीना खिला पिला कर, कपड़ा लता पहना कर, इसको जो है वो घर से विदा करने के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है अंतरा अवस्था में, यानी कि इंटरफेज में। तो इंटरफेज को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, और ये जो प्रावस्था है इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी होती है, और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का जो है वो प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। दो तीन चीज़ बताया गया है यहाँ पे ना, तो ये जो है वो फिर इसको फर्दर बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका जीवन फेज में क्या होता है, यहाँ पे आपका ये इसको हम लोग बचपन का और युवावस्था का सेल कहते हैं, मतलब युवावस्था कहते हैं इसको हम लोग अवस्था। यहाँ पे सेल का साइज में वृद्धि होता है, जो कोशिका जो है वो आपका मतलब कि खाना को मतलब कि ऊर्जा को ग्रहित करता है, और ये ऊर्जा ग्रहित करता है किसमें, तो आपका एटीपी के रूप में। साथ ही साथ यहीं पे आपका नया जो सेल ऑर्गन्स है, नया जो कोशिका अंग है उसको बनाता है, साथ ही साथ यहीं पे आपका प्रोटीन भी बनाता है। फिर देखते होंगे कि आपका यहाँ पे तैयारी होता है, ये पूरी तरीके से चेक पॉइंट है, और जब आपका G1 फेज कंप्लीट हो जाता है तब वो उसका जो है वो डीएनए कॉपी बनने के लिए वो एस फेज में जाता है। खैर उतना मत सोचिए, सिंपल याद रखिए कि जो आपका इंटरफेज है, इंटरफेज को तीन फर्दर भागों में डिवाइड किया जाता है। और इंटरफेज मतलब समझिए कि ये आपका एक तरह से ये विश्राम का अवस्था होता है, और यहाँ पे कोशिका को आगे कोशिका विभाजन करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन बनाने के लिए इसको यहाँ पे तैयार किया जाता है अंतरावस्था में, सिंपल सी बात है। अब जो है वो ठीक है, और ये हो गया। और अब थोड़ा सा हम लोग सूत्री विभाजन यानी कि जो आपका माइटोसिस जो प्रोसेस है, समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग एम अवस्था भी कहते हैं, इसी को हम लोग विभाजन अवस्था भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग जो है वो आपका विभाजन अवस्था के साथ साथ इसी को हम लोग प्रावस्था भी कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर इंटरफेज को तीन भागों में, जितने भी भागों में बांट के पढ़ेंगे उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो थोड़ा सा एम फेज के बारे में समझ लो। यहाँ पे ही बोला जा रहा है कि एम जो प्रावस्था है यानी कि एम जो फेज है, ये आरंभ केंद्रक के विभाजन यानी कि कैरोकाइनेसिस से होता है।
तो इसका जो एम फेज का जो आरंभ है वो आपका कैरियोकाइनेसिस से होता है, काइरोकाइनेसिस से होता है, और जो कि संगत या संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी कि सूत्रीय विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस के साथ हो जाता है। देखो एम फेज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है, ये सभी प्रोसेस को हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है पहले ही, तो आप समझ लीजिए कि जब अगर न्यूक्लियस यानी कि अगर केंद्रक का विभाजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे काइरोकाइनेसिस, ठीक है। और जब कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा का या कोशिका द्रव की बात करें ना, कोशिका द्रव का अगर विभाजन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं काइरोकाइनेसिस, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और एम जो फेज है यानी कि जो आपका परावस्था जो है वो आपका केंद्रक विभाजन से शुरू होता है, यानी कि काइरोकाइनेसिस से शुरू होगा, और ये आपका कोशिका द्रव्य के विभाजन के साथ समाप्त होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस के विभाजन के साथ ये समाप्त होता है। फिर बोला जाता है कि अंतरावस्था को विश्राम का अवस्था कहते हैं, और यह प्रावस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है। अच्छा छोड़ दो, फिर यहाँ से आपका इंटरफेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया इंटरफेज के बारे में, और थोड़ा सा बताया गया आपको एम फेज के बारे में, फिर इसको एक एक करके आगे पढ़ना है। तो इंटरफेज के बारे में क्या बताया गया, तो सिंपल सी बात बोली गई कि इंटरफेज जो है वो विभाजन से पहले की अवस्था होती है, इसको हम लोग विश्राम की अवस्था भी कहते हैं, इसको हम लोग रेडियो होने की भी अवस्था कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिका को तैयार किया जाता है कोशिका विभाजन के लिए। यहाँ पे कोशिका का जो है वो मतलब कि यहाँ पे कोशिका को तैयार किया जाता है, साथ ही साथ उनका जो है डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है और सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग एम फेज में जाते हैं तो एम फेज जो है वो आपका मतलब कि एम फेज जो है वो आपका काइरोकाइनेसिस से शुरू होता है और साइटोकाइनेसिस में जाके ख़त्म होता है, यानी कि केंद्र के विभाजन से शुरू होता है और कोशिका द्रव के विभाजन में जाकर ये ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज जो है वो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में इंटरफेज को बांटा जाता है। पहले को हम लोग बोलते हैं पश्च सूत्री अंतरकाल यानी कि जीवन फेज, दूसरे को बोलते हैं हम लोग संश्लेषण अवस्था यानी कि सिंथेसिस फेज, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था यानी कि G2 फेज। तो एक हो जाएगा आपका पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था और एक हो जाएगा आपका पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। पश्च सूत्री यानी कि मतलब कि बाद का जो फेज है, और पूर्व सूत्री विभाजन यानी कि जो पहले ही जो विभाजन हो जा रहा है उसको हम लोग G2 फेज कहते हैं। हिंदी बहुत इसका कन्फ्यूजन करता है भाई, तो G1 फेज, एस फेज और G2 फेज ऐसे कि याद रखिएगा, और एग्जाम से पहले इसको देख लीजिएगा तो 1-2 बार तो लिख लीजिएगा, ये सब याद रहेगा वर्ड तब ना। पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था, बहुत पेचीदा लगता है ना ये सब, खैर कोई बात नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे G1 फेज के बारे में। G1 फेज के बारे में क्या है सो वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था जिसको हम लोग G1 फेज कहते हैं, ये समसूत्री विभाजन का यानी कि माइटोसिस जो डिवीजन हो रहा है उसमें, और डीएनए प्रतिलिपि या प्रतिकृतिकरण यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। और G1 प्रावस्था में यानी कि G1 फेज में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होता है और लगातार वृद्धि करता है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता है। ये सब याद रहेगा ठीक है, नहीं याद रहेगा तो हटाइए, हम जो आपको बताएंगे ना उसको याद रखिए। G1 फेज में सिंपल याद रखिए, ये है आपका G1 फेज। G1 फेज में क्या क्या याद रखिएगा, पहला पॉइंट, इसको हम लोग बचपन का या फिर युवा अवस्था कहते हैं, किसका, तो कोशिका का। इसमें क्या होता है, सेल का जो है वो साइज क्या होता है, बढ़ता है, पहला चीज़। इसमें जो है वो ऊर्जा ये बनाता है, और ऊर्जा किस रूप में बनाता है, तो आपका ये एटीपी के रूप में बनाता है। यहाँ पे जो कोशिका जो है वो भोजन ग्रहण करती है, खाना पीना खाती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन भी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जो नए नए जो सेल ऑर्गन्स है यानी कोशिका जो अंग है उसको यहाँ पे बनाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे पूरा तैयारी होता है, और तैयारी होता है इस फेज के लिए।
यानी कि ये पूरी तरीके से चेक पॉइंट है। यानी कि इसको खाना पीना खिला पिला कर इसको तैयार किया जाता है, इसको विश्राम दिया जाता है, इसको एटीपी बनाता है, नया सेल ऑर्गन्स बनाता है। सब कुछ चेक होने के बाद इसका जो है वो G1 फेज में सब कुछ तैयारी हो जाने के बाद ये फिर आपका जाता है एस फेज में। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं बनेगा G1 फेज में, यहाँ पे केवल तैयारी होगा और तैयारी होने के बाद ये जाएगा एस फेज में जहाँ पे डीएनए का कॉपी बनेगा। यानी कि इसको बढ़िया से खिला पिला के इसको सब कुछ फिट फाट कर देंगे ना, और कहीं पे इसको अगर हल्का सा तबीयत खराब है तो इसको ठीक करेंगे ना। नहीं तो पता चला कि आपका जो तबीयत खराब था उसी का डीएनए वहाँ पे बन जाएगा, तो नया सेल में फिर तबीयत खराब हो जाएगा ना। तो एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो ही वही चीज़ समझिए, यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। अगर कोई गड़बड़ रहेगा तो उसको ठीक कर लिया जाता है। क्या है कि इसके बाद जो है वो ये एस फेज में जाएगा जहाँ पे इसका जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन बनेगा, यानी वो डीएनए की तरह से जेरोक्स बनेगा, फोटोकॉपी बनेगा सेम टू सेम। ये समझ में आ गया है। अब देखिए ये पूरा लाइन आपको समझ में नहीं आएगा ये सब, ठीक है ना। तो हम जो आसान शब्दों में समझा रहे ना आप उसी को याद रखिए। उसके बाद आप जाइएगा एस फेज में, इसको हम लोग संश्लेषण की अवस्था कहते हैं, यानी कि सिंथेसिस फेज कहते हैं। बोला जा रहा है कि एस फेज या फिर इसी को हम लोग संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। इसमें डीएनए का निर्माण होता है और इसकी जो है वो प्रतिकृति बनती है, यानी कि यहाँ पे डीएनए बनेगा और साथ ही साथ उसका जेरोक्स भी निकलेगा। और इस दौरान डीएनए की जो मात्रा है वो दोगुनी हो जाती है, यानी कि डीएनए यहीं पे बनेगा आपका। पहले 1 डीएनए था, अब आपका 2 डीएनए हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 डीएनए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 डीएनए? तो क्योंकि यहाँ पे आपका 1 डीएनए का जेरोक्स बन गया ना, जेरोक्स बन गया तो आपका 2 डीएनए हो गया ना। तो यहाँ पे डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। क्यों 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 होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 ठो यहाँ पे इसका जेरोक्स होगा ना, प्रतिकृति बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना। अब आइए तीसरा फेज जिसको हम लोग बोलते हैं G2 फेज, हिंदी सब याद रख लीजिएगा। G2 फेज में क्या होता है? तो कोशिका वृद्धि के साथ साथ समसूत्री या फिर जो सूत्री विभाजन है, इसके लिए वो G2 फेज में जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो G2 फेज में क्या करता है? कोशिका विभाजन करने के लिए वो तैयारी करती है और वो माइटोसिस प्रोसेस में जाने का वो तैयारी करती है, जहाँ पे अंतिम रूप से उसको चेक किया जाता है और यहाँ पे वो प्रोटीन का भी निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है ना कोशिकाएं वो आपका G0 फेज में चली जाती है और कुछ आपका माइटोसिस फेज में चला जाता है। G0 फेज यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शांत अवस्था। यानी कि बोला जाता है कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे कि हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है। यानी कि यदा कदा मतलब कि कभी कभी। शांत अवस्था में देखो कुछ ना आपका G1 फेज के बाद एस फेज में जाएगा, एस फेज के बाद G2 फेज में जाएगा और G2 फेज में तैयारी होने के बाद, पूरी तरीके से तैयार होने के बाद वो आपका माइटोसिस फेज में चला जाएगा, जहाँ पे आपका 4 अवस्था में जाकर वो उसमें मतलब कि कोशिका विभाजन करेगा। लेकिन कुछ कोशिका ऐसा होता है कि जो आपका माइटोसिस फेज में जाता नहीं है, वो G0 फेज में जाता है, यानी कि वो कोशिका विभाजन नहीं करेगी, वो शांत हो जाएगी। अब बोला जाता है कि ये जो है वो आपका बहुत सारा कुछ जो है ना प्राणियों में, प्रौढ़ प्राणियों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपका हृदय कोशिका, यानी कि जब देखिएगा ना दिल में अगर आपका चोट लगेगा ना, तो वो ना वहाँ पे उसका ना कुछ वो सेल जो है वो डिवीजन होता ही नहीं है दिल में, तो वहाँ पे वो उसका भरपाई नहीं होगा और आप मर जाओगे। लेकिन अगर आपको लीवर में मार देगा ना कोई व्यक्ति, तो लीवर में जो डीएनए का जो विभाजन होता है ना, सेल का जो विभाजन होता है ना, बहुत तेज़ी से होता है। अगर कहीं हाथ में हाथ कट गया आपको, तो हाथ में जल्दी रिपेयर नहीं होगा जितना जल्दी आपका लीवर रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे कि हृदय कोशिका में, और बहुत सारे अनेक दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो यदा कदा विभाजित होती है, यानी कभी कभी। और ऐसा तब ही होता है जब क्षतिग्रस्त या फिर मृत कोशिकाओं के बदलने की आवश्यकता होती है। और ये यदा कदा कब होता है? कि जब जो आपका जो क्षतिग्रस्त जो कोशिका है या फिर जो डेड साइकिल जो सेल है उसको बदलने की आवश्यकता होती है, तो कभी कभी यदा कदा ये विभाजित होगा सेल डिवीजन, अदरवाइज नहीं। और ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, यानी कि बोला जा रहा है आपका G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, यानी कि G0 फेज में पहुंच जाती है, तो जिसको कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं। यानी कि जिसको कोशिका विभाजन नहीं करना है तो वो G1 फेज से सीधे चला जाएगा आपका G0 फेज में। और इस अवस्था की कोशिकाएं जो है वो आपका उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। यानी उपपचयी रूप से ये सक्रिय होगी, यानी कि इसका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रहता है, एक्टिव रहेगा, बट ये विभाजित यानी कि डिवीजन नहीं करती है। और इस विभाजन जीव के अनुसार होता है, और इनका जो विभाजन है वो जीवों के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। आगे यहाँ पे देखिए, इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम बिरचाऊ नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में देखा, और कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार से होता है, वो बताया भी। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि जो आपका कि कुछ कोशिकाएं जो है वो आपका G0 फेज में भी जा रही है, यानी कि वो फर्दर जो है वो विभाजन नहीं करेगी, वो उसका जो है मेटाबॉलिज्म के रूप में वो एक्टिव तो रहेगी, बट वो विभाजन नहीं करेगी। इस प्रक्रिया को सबसे पहले जो है वो आपका
जो है वो किसने देखा, तो बिरचाओ नामक वैज्ञानिक ने 1855 में देखा था। ठीक है। तब अब देखिए इंटरफेज के बाद फिर आपका जाएगा वो माइटोसिस फेज में, ठीक है ना, यानी कि समसूत्री विभाजन में जाएगा वो। तो अब यहाँ पे इंटरफेज आपको समझ में आया होगा। इंटरफेज में आपका जीवन फेज, जीवन के फेज के बाद आपका एस फेज, एस फेज के बाद आपका G2 फेज, कुछ कुछ जिसको विभाजन नहीं करना होता वो जीवन फेज के बाद सीधे G0 फेज में आ जाता है, यानी कि शांत अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि जो इंटरफेज है वो क्या है। सो अब इसी को ही ना हम एक अलग एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे इंटरफेज, अभी तक जितना भी हम लोग समझे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और भी कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, उनको भी एक बार हम समझा देते हैं अभी तक। तो सबसे पहले कोशिका क्या है, आपको पता ही है कि सेल थ्योरी के अनुसार कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और हमारे शरीर खराब कोशिकाओं से भी बना है, और हमारा शरीर खराब नहीं, मतलब सॉरी हमारा जो शरीर है वो आपका खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपका त्वचा देखिएगा तो बहुत सारे कोशिकाएं हैं, रक्त में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, मांसपेशियों में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, तंत्रिका तंत्र में भी बहुत सारे कोशिकाएं अनगिनत देखने को मिलती है। अब हम लोगों को देखना था कि यहाँ पर ये जो कोशिका विभाजन जो होता है वो क्यों होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो एक बच्चा 3 kg से यानी 3 kg से यानी कि 3 किलोग्राम से 70 किलोग्राम कैसे बनता है, तो ये बार बार कोशिकाएं विभाजित होती है इसलिए बनता है। फिर सेकेंड पॉइंट, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए, यानी कि अगर त्वचा अगर कहीं पर कट जाए तो वहाँ पर नया कोशिकाएं बनती है, तो उसके लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। मृत कोशिकाओं का स्थान लेना, लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो आपका लगभग 120 दिनों के बाद यानी कि मर जाता है। तो आरबीसी जो है वो उसका जीवन काल 120 दिन होता है, तो उसके बाद वो मर जाता है, तो नई कोशिकाएं उसकी जगह में रिप्लेस में आती है, तो उसके लिए सेल डिवीजन तो होना बहुत जरूरी है। प्रजनन की बात करें तो एक कोशिका वाले जीव विभाजन द्वारा नई संतति बनाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे तो बच्चा होता है तो प्रजनन होता है, तो वो कैसे हो रहा है, ये सभी सेल डिवीजन हो रहा है, तभी ना नई संततियों का जन्म हो रहा है। कोशिका चक्र क्या है, तो कोशिका के जन्म से लेकर अगले जो विभाजन तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र का क्रम क्या है, तो सबसे पहले वो कुछ कुछ जो है वो आपका जीवन फेज में जाएगा, जीवन फेज, या फिर कुछ कुछ जो है वो G0 फेज में चला जाता है। मान लो कि उसको कोशिका विभाजन नहीं करना है, और जिसको कोशिका विभाजन करना है वो जीवन फेज में जाएगा, जीवन फेज से आपका एस फेज में जाएगा, एस फेज से आपका G2 फेज में जाएगा, उसके बाद आपका एम फेज में जाएगा। एम फेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो एम फेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो एम फेज को हम लोग बोलते हैं प्रावस्था, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो G0 फेज, जीवन फेज, इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग G0 फेज को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे क्या है, G0 फेज क्या है, तो यह विश्राम अवस्था नहीं है, यह कार्यशील लेकिन अविभाजित अवस्था है। यानी कि ये कार्यशील अवस्था तो है बट ये आपका विभाजित अवस्था नहीं है, यानी कि कार्यशील अवस्था है बट ये विभाजन अवस्था नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपका उपापचय का, ये उपापचय में ये आपका एक्टिव तो होता है, यानी कि सक्रिय तो होता है, बट ये विभाजन में यानी कि आपका डिवीजन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोशिका अपना सामान्य कार्य करती रहती है लेकिन विभाजन नहीं करती है, यानी कि वो अपना सामान्य कार्य जो है ना वो सब कुछ करेगी, लेकिन वो विभाजन यानी कि डिवीजन नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं जैसे न्यूरॉन में हो जाएगा, तो एक परिपक्व होने के बाद अधिकांश जो न्यूरॉन है वो आपका G0 फेज में चले जाते हैं। तो वो अपना G0 फेज में चला गया, इसका मतलब वो शांत अवस्था, यानी कि कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो काम तो करेगा, सब चीज़ में वो एक्टिव रहेगा, बट वो केवल सेल डिवीजन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो देखते होंगे ना, जो आपका तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो आपका न्यूरॉन जो है वो अधिकांश G0 फेज में चले जाते हैं, इसलिए आप देखते होंगे अगर आपका माथा में अगर चोट लगेगा ना तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो बोला जा रहा है कि ये आपके मतलब कि ये आपका सामान्य काम तो करता रहेगा बट ये विभाजन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के लिए तंत्रिका कोशिकाएं, तो बोला जा रहा है कि ये परिपक्व होने के बाद अधिकांश जो न्यूरॉन जो है वो आपका G0 फेज में चले जाते हैं, और इसी कारण मस्तिष्क की जो क्षति है उसको आसानी से ठीक नहीं किया जाता है। इसके बाद G0 फेज के बाद देखिएगा आपका जीवन फेज है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट गैप फेज। यहाँ पे क्या होता है कि आप कोशिका विभाजन जो है वो पूरी, मतलब कोशिका विभाजन की तैयारी यहाँ पे शुरू होता है। जीवन फेज में क्या होता है, तो यहाँ पे कोशिका का आकार बढ़ता है, यानी कि नई कोशिका विभाजन के बाद छोटी होती है। तो नई कोशिका विभाजन के बाद वो छोटी होती है, तो छोटी होने के बाद वो बढ़ेगा ना, तो जीवन फेज में फिर उसका वृद्धि होगा। मतलब नया कोशिका जो अगर सेल डिवीजन हुआ तो नया कोशिका बना, तो नया कोशिका फिर से वो सेल डिवीजन के लिए तैयारी करेगी फर्दर, फिर वो वृद्धि होगी, जीवन फेज में वृद्धि होगी। उसके बाद इसका जो है वो सबसे पहले इसका आकार बढ़ेगा, फिर वो आकार बढ़ने के बाद वो आरएनए का निर्माण करेगा, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए बनता है। उसके बाद देखते होंगे कि प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होता है, राइबोसोम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन बनाते हैं।
सिंथेसिस मतलब बनना। उसके बाद आपका जो अभी ऑर्गन सेल्स जो है वो बढ़ते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सभी की संख्या जो बढ़ती है। यहाँ पे फिर आपका एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ये सभी जीवन फेज की बात की जा रही है। जीवन फेज जो है वो आपका चेक पॉइंट होता है, यानी कि इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह कोशिका का एक तरह से सुरक्षा अधिकारी होता है और यह पूछता है कि डीएनए ठीक है, भोजन उपलब्ध है, ऊर्जा पर्याप्त है। यदि ये सभी का उत्तर हाँ निकलेगा तो ये सभी फिर ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये सभी का उत्तर मिल जाएगा तो उसके बाद वो आपका जैसे तैयारी हो जाएगा तो वो आपका चला जाएगा आपका एस फेज में। और एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। और यहाँ पे पूरे सेल साइकिल की ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है, यानी कि डीएनए जो है वो अपनी प्रतिलिपि बनाता है। पहले मानव कोशिका होता था, जैसे मानव कोशिका बात करते हैं, पहले मानव कोशिका जिसमें आपका क्या होता है, 46 को क्रोमोजोम होता है। और डीएनए की संख्या बात करें तो आपका 2C होता है। बाद में पहले क्या होता है, देखो मान लो ऐसे, पहले मान लो कि जो आपका मानव कोशिका है वो पहले वहाँ पे आपका 6 को मतलब 46 को क्रोमोजोम था। बाद में डीएनए कितना हो गया, 2C। अरे सॉरी यार, तो यहाँ पे डीएनए जो है वो अपना रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपि बनाता है। जैसे कि पहले मानव कोशिका जिसमें आपका 46 गो क्रोमोजोम थे और आपका डीएनए 2C था, यानी कि 2 गो था। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, क्रोमोजोम की संख्या तो 46 ही रहेगा, लेकिन डीएनए की संख्या अब 4 गो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे, क्रोमोजोम की संख्या नहीं बढ़ती है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है। ये बाबा पूछ जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्रोमोजोम की संख्या अगर मानव में पहले 46 गो है तो बाद में भी 46 गो रहेगा, लेकिन अगर डीएनए की संख्या 2 गो है तो अब डीएनए बढ़ के 2 से 4 गो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि क्रोमोजोम की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल यहाँ पे डीएनए की मात्रा बढ़ती है। ये एग्जाम में बाबा पूछ जाता है। फिर यहीं पे आपका ना सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, यानी कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल की कॉपी बनती है, प्लांट सेल में नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पे हिस्टोन नामक जो है वो एक प्रोटीन होता है, वो आपका उसका संश्लेषण होता है, यानी सिंथेसिस होता है। तो डीएनए को पैक करने के लिए, यानी कि डीएनए को जोड़ने के लिए हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। फिर जैसे ही आपका G1 फेज कंप्लीट, जैसे ही आपका एस फेज कंप्लीट, वैसे ही आप जाइएगा G2 फेज में। G2 फेज क्या होता है, ये आपका अंतिम चरण होता है, तैयारी का चरण होता है। यहाँ पे डीएनए का रिपेयर किया जाता है। अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए में किसी भी तरह का गलती हुआ तो गलती को सुधारा जाएगा। और यहीं पे आपका क्या होगा, आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, तो आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है और बाद में यही जो है वो स्प्लिंडर फाइबर बन जाएगा। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनेगा, तो आपका G2 फेज में बनेगा और वही बाद में जाकर स्प्लिंडर फाइबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी का संचय किया जाता है, यानी कि विभाजन के लिए ऊर्जा की जमा यहाँ पे की जाती है। G2 फेज एक तरह से आपका चेक पॉइंट है। यदि डीएनए में गलती होता है तो उसको वो कोशिका आगे नहीं बढ़ती है और कई कैंसर इसी नियंत्रण के विफल होने से होते हैं। अच्छा, अगर देखो, अगर आपका G2 फेज एक तरह से चेक पॉइंट होता है, अगर वहाँ पे अगर किसी भी तरह का अगर गलती हुआ है तो वो कोशिका जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपका इस फेज मतलब कि आपका माइटोसिस फेज में नहीं जाएगा G2 फेज के बाद। अब बहुत सारा कैंसर जो है ना इसी नियंत्रण में विफल होते हैं, यानी कि G2 फेज में वो चेक ही नहीं कर पाते हैं, फिर देखते होंगे कैंसर से लगातार बढ़ते जा रहा है लगातार, इसी कारण से। ठीक है, अब शुरू होगा इसके बाद एम फेज, और यहीं पे जो है एम फेज जो है वही आपका वास्तविक विभाजन होता है। और एम फेज इसको हम लोग समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एम फेज के बारे में। ठीक है ना, माइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपके त्वचा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में, भ्रूण में। और फिर आपका माइटोसिस का भी चरण होगा, प्रोफेज, मेटाफेज आपका। ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर आपका होगा साइटोकाइनेसिस। फिर हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो पूरा कहानी था, आपको अभी तक जो इंटरफेस का जो कहानी था वो आपको हम पूरा डिटेल से समझा दिए हैं। आई होप अब आपको कभी ये जीवन में परेशान नहीं करेगा ये सभी पॉइंट। और इसको एक दो बार अपने स्तर पर आप इसको थिंक कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार रिविजन कीजिएगा ना, तो फिर चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी। अब देखते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन के लिए दिखते हैं। एक मिनट रुकिए, कितना बड़ा है ये, थोड़ा है बड़ा जी, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा। तुरंत आप चाहिएगा नहीं कंप्लीट हो जाए तो नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। अरे बाप रे बाप। अब आइए समसूत्री विभाजन की ओर। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के ऊपर तो बोला जा रहा है कि यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ना नाटक यहीं पे होता है। ठीक है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है
जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो है वो संख्या बराबर होती है। जनक और जो भी संतति कोशिका है वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्रीय विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। देखो, क्रोमोजोम की संख्या बराबर होगा, क्रोमोजोम की संख्या बराबर होगा यानी कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर होगी, बस केवल यहाँ पे डीएनए की संख्या डबल होता है ना, इस पेज में वाला वही ठीक है। तो समसूत्री विभाजन मतलब समझिए, समसूत्री विभाजन जो होता है ये कोशिका चक्र का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना यहीं पे होता है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का फिर से क्या होता है, बृहद पुनर्गठन होता है फिर से। अब ये भी जो है ना कोशिका जो समसूत्री विभाजन है वो आपका 4 भागों में बटा हुआ है, पूरा अवस्था यानी कि पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मध्य अवस्था यानी कि मेटाफेज, और पश्चात अवस्था यानी कि एनाफेज, और आपका अंत्य अवस्था यानी कि टेलोफेज। अब एक एक करके देखो, प्रोफेज में क्या है, तो प्रोफेज जो है यहाँ पे होता है कि जो अंतरावस्था की यानी कि इंटरफेज का जो एस फेज था और जो आपका G2 अवस्था था, उसके बाद ये आपका पूर्वावस्था ये आपका कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है, कैरियोकाइनेसिस का। इसको अपना एक तरह से समझें कि इसको सम्मिलित रूप से ना इसको आपका कैरियोकाइनेसिस नहीं बोलते, इसको कायरोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसको ना इसका ये ना जो है ना पहला फेज है। तो समझिए कि एस फेज के बाद G2 फेज में जाएगा, G2 फेज के बाद सीधे वो चला जाएगा प्रो फेज में, ठीक है ना। और एस व फिर G1 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुठे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ के संगठन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है, और गुणसूत्रीय संगठन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव स्पष्ट रूप से जो है वो दिखने लग जाते हैं। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम और तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की इस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देगा या प्रारंभ कर देता है, ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। अच्छा देखो, आपको बताया गया था ना कि इस फेज में जो है वो डीएनए नया बनता है, और जब डीएनए नया बनेगा ना तो ये मान लो एक डीएनए यहाँ पे बना, एक डीएनए यहाँ पे बना, तो 2 डीएनए बन गया। अब ये जो डीएनए है ना वो आपस में मतलब कि ये यहीं पे आपस में ये ऐसे हैं, पूरा आपस में ही चिपके हुए हैं। तो ये साफ साफ हम लोगों को दिखाई देते हैं क्या, तो ये साफ साफ हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आपस में ही क्या होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं, आपस में ये मिले हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए कुछ ना, अच्छा फिर से बताना हम भूल गए थे, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। कोशिका चक्र मतलब कोशिका का वृद्धि, विकास और विभाजन। वृद्धि, विकास, विभाजन ये 3 अवस्था में होगा, G1 फेज, एस फेज और आपका G2 फेज में। अब आइए इसके बाद होता है एम फेज। एम फेज में विभाजन आपका 2 तरह से होता है, एक तो हो जाएगा आपका समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस फेज, और एक हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस फेज। समसूत्री विभाजन में भी विभाजन 2 तरह से होता है, एक तो पहले होगा आपका केंद्रक का विभाजन होगा, फिर आपका कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। और एक होता है आपका कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसी चीज़ को हम बताना भूल गए थे, और वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यही हम गलत बताए थे ना आपको। तो ये जो आपका समसूत्री विभाजन ये भी आपका 2 तरह से होता है, एक तो होता है आपका क्या, तो एक होता है आपका कायरोकाइनेसिस जिसमें आपका केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का, और एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस जिसमें आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन यानी कि जो आपका कायरोकाइनेसिस है इसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज इसको शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया था ना ये। इधर से आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसलिए आपको बताए थे कि समसूत्री विभाजन क्या है, माइटोसिस क्या है, कि ये आपका कायरोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा और ये आपका साइटोकाइनेसिस में जाके ख़त्म होगा, और इसी पूरा को यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रिया है इसी को ही हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, और ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला भी गया था ना कि यहाँ पे केंद्र का विभाजन जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र का विभाजन यानी कि ये जो आपका केंद्र का विभाजन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कायरोकाइनेसिस, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। समझ में आ गया ये बात को। और यहीं पे बोला गया था आपका कि
इसको पूर्वावस्था को हम लोग कैरोकाइनेसिस का पड़ाव कहते हैं। ये आपका कैरोकाइनेसिस है, ये कैरोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। यानी कि कैरोकाइनेसिस में हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को शामिल करेंगे। और प्रोफेज जो है वो आपका कैरोकाइनेसिस का ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे क्या होता है, एस और जो आपका जीवन जो अवस्था है, जीवन जो फेज, यहाँ पे एस और जो आपका जीवन फेज में जो आपका डीएनए बना था, डीएनए के नए सूत्र जो बने थे, वो नए सूत्र बन तो जाते हैं बट वो आपस में बहुत ज़्यादा गुथे होते हैं। यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा, यानी कि दो को डीएनए बन तो गया लेकिन आपस में इतना ज़्यादा गुथा हुआ है ना ये, कि ये साफ साफ दिखा हुआ नहीं, दिखता नहीं है। तो ऐसे में जो गुणसूत्रीय पदार्थ के जो संघनन है, इसका प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। तो इसमें जो आपका गुणसूत्रीय जो पदार्थ का जो संघनन जो है, इसका जो कंपोजिशन जो है, संघनन जो है, इसी का ही पहचान करना पूर्वावस्था की पहचान है। यानी कि इसी का ही संघनन का प्रारंभ ही जो है वो गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। और गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका गुणसूत्रों का संघनन। एक चीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में इसी को लिखिएगा। हाँ, गुणसूत्रों का यहाँ पे संघनन होगा और गुणसूत्रों का संघनन होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र के जो द्रव्य है वो अलग अलग दिखाई देंगे, एक ऐसे दिखाई देंगे। अब जो आपका तारक काय है यानी कि सेंट्रोसोम, और जो आपका तारक केंद्र है यानी कि सेंट्रल, जिसका अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज में जो एस फेज में इसके दौरान इसका द्विगुणन हुआ था, अब वो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करने के, यानी कि एक वो डीएनए ऊपर जाएगा, एक वो डीएनए नीचे आएगा। ये ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव में, एक आएगा आपका दक्षिणी ध्रुव में, ऐसे करके। समझ में आ गया? यहाँ पे संगनित होते हैं, यानी कंडेंसेशन होता है क्रोमोजोम का, यानी गुणसूत्र का यहाँ पे संगनित होता है, यानी गुणसूत्र जो है वो संगनन होता है गुणसूत्रों का, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। इसको याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स में, सिंपल सी बात है। अभी हम बताते, रुकिए 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 रुकिए, बहुत ये पेचीदा है भाई, हम भी बायोलॉजी पहली बार पढ़े ना तो हमको भी कन्फ्यूज हो ही रहा है। प्रोफेज मतलब क्या समझिएगा यहाँ पे, कि जो आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्रों का क्या होता है, संगनन होता है। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए कि आपका ये सेल है, ऊपर में आपका ये यहाँ पे रहेगा सेंट्रियोल रहता है। सेंट्रियोल जो है वो पोल पे चला जाएगा, ध्रुवों पे चला जाएगा, और ये सेंट्रियोल जो है वो एक गुणसूत्र को, मतलब एक डीएनए को ऊपर खींचेगा, एक डीएनए को नीचे खींचेगा। समझे, समझ में आ गया? तो प्रोफेज में ही बोलिएगा, याद रखिएगा कि जो सेंट्रियोल होता है, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम भी कहते हैं, जिसको हम लोग तारकाय कहते हैं, वो नाभिक के ध्रुवों पर उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि अवस्थित हो जाते हैं, यानी कि नाभिक के ध्रुवों पे चला जाएगा, यानी कि केंद्रक के ध्रुव के ऊपर चला जाएगा, ऊपर में या नीचे में। और उसके बाद जो है ये क्या करेगा, ये जो डीएनए है, डीएनए को एक एक करके ऊपर और ये को नीचे खींच देगा। समझ में आ गया? और पूर्वावस्था के अंत में गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रवी जालिका और केंद्रक झिल्ली दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तो जो आपका जो प्रोफेज है, यहाँ पे प्रोफेज में आपका गोल्जी कॉय यानी कि गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो आपका न्यूक्लियस है और आपका कोशिका जो झिल्ली है यानी कि सेल जो मेम्ब्रेन है, ये सब कुछ दिखाई देगा क्या? तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। प्रारंभिक अवस्था में यही देखिएगा। तो याद रखिए कि जो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, जिसको हम लोग तारकाय कहते हैं, वो नाभिक के यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ध्रुवों में चला जाएगा, एक ऊपर एक वो नीचे। और जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि केंद्रक झिल्ली आंशिक रूप से यहाँ पे नष्ट हो जाता है, मतलब कि वो साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्रों का संगनन होता है, संगनन होता है, यानी कि गुणसूत्र यहाँ पे संगठित होते हैं, संघनित होते हैं, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, इसको केवल यही कीवर्ड याद रखिएगा प्रोफेज में, क्या याद रखिएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, बहुत पेचीदा है भाई, और ये सब फिगर बना दीजिएगा। ठीक है,
इसको 1 मिनट रुकिएगा, हम एक बार आपको समझा देते हैं। एक बार आपको ना हम बेसिक समझाते हैं ताकि हमको भी क्लियर हो जाएगा और उसको समझाने में हम भी आसानी अपने आप को सहज पाएंगे। तो माइटोसिस प्रोसेस में यानी कि समसूत्री विभाजन में देखिएगा, तो इसका परिभाषा होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें मातृ कोशिका 2 समान पुत्री कोशिका बनती है, यानी कि एक मदर जो सेल है वो अपने जैसा सेम 2 ठो डॉटर सेल बनाती है। माइटोसिस कहाँ होता है, तो ये त्वचा में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण में होता है, ठीक है ना। यानी कि त्वचा यानी कि आपका ये स्किन में होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, भ्रूण मतलब कि एम्ब्रॉय में होता है। माइटोसिस के अगर हम लोग चरण की बात करें तो होगा आपका पहले होगा आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस को हम लोग कहते हैं। देखो ऐसा जो आपका समसूत्री विभाजन है ना वो आपका 2 प्रकार से होगा भाई, सिंपल सी बात, इसको याद रखिएगा एकदम, इसको ये लाइन भूलिएगा मत। समसूत्री विभाजन आपका 2 तरह से होता है। पहले तो आपका केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरा होगा आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन होगा ये आपका 4 तरह से होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जो आपका केंद्रक का विभाजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैरोकाइनेसिस, और कैरोकाइनेसिस में 4 पार्ट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कैरोकाइनेसिस का पहला पार्ट हो जाएगा प्रोफेज और सबसे लास्ट पार्ट होगा टेलोफेज। उसके बाद आइए कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि आपका साइटोकाइनेसिस इसको कहेंगे। तो समसूत्री विभाजन मतलब ये भी बोल सकते हैं आप कि केंद्रक विभाजन से शुरू होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन में खत्म होता है, यानी कि कैरोकाइनेसिस से ये शुरू होता है और ये आपका साइटोकाइनेसिस में जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है, ये इसको बोला जा सकता है। जी हाँ। क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, यानी क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है यानी कि क्रोमोसोम का यानी गुणसूत्रों का कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि उसको संगठन हो रहा है, यानी संगठित हो रही है, संगठित नहीं मतलब संघनित हो रही है। क्रोमेटिन क्या होता है, तो डीएनए जो है वो आपका जो बताया था ना कि आपका G2 फेज में हिस्टोन नामक प्रोटीन बनता है जो कि डीएनए को जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डीएनए प्लस हिस्टोन जो प्रोटीन है वो इंटरफेज में धागे जैसे ये फैले रहते हैं। इनका पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, यानी कि ये डीएनए जो है वो सिकुड़कर क्रोमोजोम बनता है। तो डीएनए जो अलग अलग बिखरा हुआ वो क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होता है तो वो क्रोमोजोम बनता है यानी गुणसूत्र बनता है। फिर सेंट्रोसोम माइग्रेशन होता है, यानी कि जो सेंट्रोसोम बोला जाता है कि 2 गो सेंट्रोसोम यानी कि जो तारक काय है वो विपरीत 2 ध्रुवों में चले जाते हैं, एक ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, नाभिक के यानी कि केंद्र के ध्रुवों में चला जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। फिर यहीं पे जो है आपका स्प्लिंडर एपार्चर शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिंडर फाइबर बनना शुरू होता है। G2 फेज में बताया गया था स्प्लिंडर फाइबर बनना शुरू होता है, वो पहले दूसरा रूप में बनना शुरू होता है, उसका नाम दूसरा बताए थे। और यहाँ पे आपका जो है वो प्रोफेज में ही स्प्लिंडर फाइबर भी बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो गायब हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर जो है वो आपका इन्वेलप टूटना शुरू हो जाता है प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद यहाँ पे देखिए कि आपके यहाँ पे देखने को मिलता है एक और फेज जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोमेटाफेज। प्रोफेज के बाद हम लोग प्रोमेटाफेज, यहाँ पे यह कई किताबों में अलग चरण माना जाता है। यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन जो है यानी कि जो आपका जो केंद्रक जो झिल्ली है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो आपका काइनेटोकोर का निर्माण होता है। ये छोड़िए सब आसान, ये सब छोड़िए। तो प्रोफेज के बारे में समझ में आ गया आपको, सिंपल से बात है। प्रोफेज में गुणसूत्रों का संघनन होगा और यहाँ पे जो सेंट्रियोल है जिसको हम लोग तारकाई कहते हैं वो केंद्र के ध्रुवों में चला जाएगा, एक ऊपर एक नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ये सब बताया गया था। और जो प्रोफेज है यहाँ पे आपका गोल्जी कॉय, आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, ये सभी स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, नहीं दिखाई देते हैं। और प्रोफेज में ही बोला गया था कि जो आपका G1 फेज में और जो आपका एस फेज में जो भी डीएनए वगैरह बना था वो सभी बिखरा हुआ होता है, तो वैसे में क्या होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी गुणसूत्रों का संकलन होता है, तो यहाँ पे गुणसूत्र वगैरह दिखाई देने लगते हैं। प्रोफेज के बाद आइएगा मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में बोला जाता है कि इस चरण में गुणसूत्र जो है वो कोशिका के मध्य में एक रैखिक अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। और ध्रुवों पर स्थित सेंट्रोमेयर इसे तरकु तंत्र निकलकर जो है वो गुणसूत्रों के आपका काइनेटोकोर के आकार जुड़ जाते हैं। अरे यार ये सब बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को। अच्छा मेटाफेज के बारे में समझिए, हम बता रहे सो यह माइटोसिस की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोमेटाफेज में जो है वो आपका प्रोमेटाफेज नहीं, सिंपल याद रखिए कि मेटाफेज आपका जो है प्रोफेज में स्प्लिंडर जो फाइबर है वो आपका क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ था। अब सभी क्रोमोजोम जो है वो कोशिका के बिल्कुल मध्य भाग में आकर एक काल्पनिक रेखा पे व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि वो जो ना एक
मान लो कि पूरा जो एक कोशिका है, कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में एक वो काल्पनिक रेखा बन जाएगा और उसी काल्पनिक रेखा पे जो है वो मान लो कि उसी काल्पनिक रेखा पे जो है क्रोमोजोम आकर जो है वो व्यवस्थित हो जाते हैं और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि मेटाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र जो है वो कोशिका के बीच में एगो काल्पनिक रेखीय स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं या फिर इसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका काइनेटोकोर की भूमिका क्या होती है, तो हर क्रोमोजोम के आपका सेंट्रोमेयर पर काइनेटोकोर होता है और स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। परिणाम क्या है कि हर क्रोमोजोम दोनों ध्रुवों से नियंत्रित होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड याद रखिएगा आप, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है वो समझ लीजिएगा आप। काइनेटोकोर समझ लीजिए ना कि जैसे कि ये आपका गुणसूत्र जो होता है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनता है ना, एगो दायां एगो बायां एगो इधर एक उधर ऐसे करके बनता है ना भाई, चारों ऊपर नीचे दायां बायां, तो बीच में जो है ना आपका काइनेटोकोर होता है। और काइनेटोकोर क्या करता है, तो वो हर क्रोमोजोम के जो सेंट्रोमेयर जो होता है ना, वहाँ पे ये काइनेटोकोर होता है। तो बोला जा रहा है कि इक्वेटर पर रेखीय स्थिति में आ जाती है और 3D में गुणसूत्र एक प्लेट के जैसा दिखाई देता है और जिससे एक धागा ऊपर और एक धागा नीचे कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक ना। और तंकु तंतु की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्टाइल फाइबर और इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिंटर फाइबर भी यही है। और काइनेटोकोर क्या होता है कि आपका हर एक जो क्रोमोजोम है, तो हर क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर पर आपका काइनेटोकोर होता है और जो है काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर इसी से जुड़ा हुआ होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हर जो क्रोमोजोम जो है वो आपका दोनों गुणसूत्रों से दोनों ध्रुवों से नियंत्रित होता है। ये एक तरह से आपका चेक पॉइंट भी होता है। चेक पॉइंट कैसे होता है, तो यहाँ एक विशेष मेटाफेज चेक पॉइंट होता है। एक विशेष तरीके से जो है वो मेटाफेज यहाँ पे चेक पॉइंट होता है। आप बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोशिका क्या जांच करता है, तो क्या सभी क्रोमोजोम सही प्रकार से जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं। फिर देखता है कि अगर कहीं पे कोई क्रोमोजोम अगर छूट तो नहीं गया है और यदि कहीं पे गलती हुआ तो उसको ये विभाजन को रोक देता है। महत्व क्या है, तो क्रोमोजोम सबसे स्पष्ट इसी अवस्था में दिखाई देते हैं। देखो, पहला प्रोफेज में क्या बोले हम, क्रोमोजोम का संघनन होता है यानी कि उसका कंडेंसेशन होता है, जहाँ पे आपका क्रोमोजोम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर आइएगा मेटाफेज में, तो मेटाफेज में याद रखिएगा जो आपका गुणसूत्र जो है यानी कि जो क्रोमोजोम है वो कोशिका के मध्य में एकदम बीचों बीच में एकदम पूरा इक्वेटर पे एकदम रैखिक स्थिति में आ जाता है, जिसको हम लोग 3D एनिमेशन में देखने पे हमको लगता है मेटाफेज प्लेट के जैसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि बोला जा रहा है यहीं पे ही कि यहीं पे एक चीज़ बोला जाता है कि जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे काइनेटोकोर का मतलब काइनेटोकोर का भूमिका क्या होता है, तो हर एक जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोजोम जो होते हैं उसके सेंट्रोमेयर पे ये आपका काइनेटोकोर होता है जो कि स्प्लिंडर फाइबर से जुड़ा हुआ होता है। फिर यहीं पे आपका क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो आपका एगो ऊपर जाएगा एगो नीचे आएगा, तो इस तरह से ये आपका मतलब कि पूरा ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये साफ दिखाई देते हैं, यानी कि क्रोमोजोम जो है वो सबसे स्पष्ट यहीं पे दिखाई देते हैं। इसीलिए कैरोटाइपिंग, क्रोमोजोम काउंटिंग, जेनेटिक एनालिसिस सब इसी अवस्था में ही किए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आइएगा आपका सेकंड होता है, सेकंड के बाद आपका आइएगा थर्ड, तो थर्ड होता है आपका एनाफेज। एनाफेज होता है और ये माइटोसिस प्रोसेस का सबसे निर्णायक चरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम जो है वो आपका विभाजित हो जाते हैं, यानी कि जो सेंट्रोसोम अभी तक जुड़े हुए थे स्पिंडल फाइबर से तो वो अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोसोम विभाजित हो जाते हैं। अब तक जुड़े हुए जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग हो जाते हैं। ध्यान दें, मेटाफेज तक में एक क्रोमोजोम और 2 गो क्रोमेटिड्स थे और एनाफेज के बाद एगो क्रोमेटिड और आपका एगो क्रोमोजोम हो जाएंगे। पहले क्या था, मेटाफेज में एगो क्रोमोजोम था और एगो आपका 2 ठो आपका क्रोमेटिड्स था, और एनाफेज में एगो क्रोमेटिड है और आपका एगो क्रोमोजोम हो जाएगा। स्प्लिंटर फाइबर क्या करते हैं, तो स्प्लिंटर जो फाइबर है वो छोटे होने लगते हैं और क्रोमोजोम को अपनी तरफ ये खींचते हैं। परिणाम क्या होता है, दोनों ध्रुवों को समान अनुवांशिक सामग्री प्राप्त होती है, दोनों ध्रुवों को, उसको भी हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसको भी आधा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैविक महत्व क्या है, यदि यहाँ पे त्रुटि हो जाए तो आपका इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ से क्या उत्पन्न होता है, तो आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे उत्पन्न होता है। साथ ही साथ आपका एन्यूप्लियोबी या एन्यूप्लियोडी यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये सब याद मत रखिएगा। एनाफेज में सिंपल याद रखिए कि इस अवस्था में सबसे कम समय लगता है और एनाफेज में ही और इसी अवस्था में ही अर्ध जो गुणसूत्र है जो वो अलग हो जाते हैं और यहीं से जो है वो आपका स्प्लिंडर फाइबर
जो है वो ध्रुवों की ओर खिंचाव करने के कारण ध्रुवों की गति जो है वो बढ़ने लगता है और जो क्रोमोजोम जो है वो अलग अलग होकर पोल की तरफ चले जाते हैं। समझे। इसके बाद लास्ट आपका आएगा वो है आपका टेलोफेज। टेलोफेज के बारे में बोला जाता है इसे जो है वो प्रोफेज का उल्टा चरण भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो पूरी तरीके से ध्रुव पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमोजोम में, तो मतलब सॉरी प्रोफेज में, तो यहाँ पे आपका डीकंडेंसेशन होता है, यानी कि क्रोमोजोम जो है वो पुनः पतले क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। जो आपका गुणसूत्र है वो फिर से यहाँ पे क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप बनता है, पुनः बनता है, यानी कि 2 ठो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाते हैं, फिर न्यूक्लियस पुनः बनता है, फिर स्प्लिंडर जो फाइबर है वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, एक कोशिका में 2 ठो न्यूक्लियस बन गए हैं, एक कोशिका में क्या हो गए हैं, 2 ठो न्यूक्लियस बन गए हैं। तो ये आपका टेलोफेज में है। तो टेलोफेज के बारे में फिर से बोल देते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ एकत्रित हो जाते हैं और इसकी पृथक पहचान जो है वो समाप्त हो जाती है और गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और केंद्रिका, गोल्जी कॉय और अंतःप्रदर्भिका जालिका, इन सभी का जो है वो पुनर्निर्माण हो जाता है और सब ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े पूरा कैरोकैनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन, जिसको हम लोग कैरोकैनेसिस कहते हैं, जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टेलोफेज के बारे में दिया गया था। इसका केवल छोटा छोटा कीवर्ड याद रखिएगा ना, इतना इतना बताए हैं ना, इतना याद नहीं रहेगा आपको भी, तो इसका बस केवल छोटा छोटा कीवर्ड याद रखिएगा ना, तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पूरा कैरोकैनेसिस कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे पूरा जो है वो आपका केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो गया। केंद्रक का विभाजन के बाद हम लोग को चलना है वो आपका साइटोकाइनेसिस में, यानी कैरोकैनेसिस की बात जानना है आप साइटोकाइनेसिस में, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोप्लाज्मा का विभाजन। ठीक है। तो कैरोकैनेसिस कंप्लीट प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज में। अब चलेंगे साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोप्लाज्मा का विभाजन। यहाँ पे देखिएगा आपका एनिमल सेल, फिर देखिएगा आपका प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या क्या होता है, तो आपका क्लीवेज फुर्रो यानी कि बीच में खांचा बनता है और धीरे धीरे कोशिका जो है वो आपका 2 भागों में बंट जाता है, यानी बीच में खांचा बनता है और कोशिका जो है वो 2 भागों में बंट जाता है। ये एनिमल में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, क्योंकि प्लांट में देखिएगा आपका जो सेल वॉल है यानी कोशिका जो भित्ति है वो कठोर होती है, इसलिए वहाँ पे आपका क्लीवेज जो है वो फुर्रो नहीं बनता है। तो प्लांट में कैसे क्या होता है, तो सेल प्लेट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। प्लांटों में क्या होता है, सेल का एक प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो गोल्जी वेसिकल्स मध्य में जमा होते हैं और इससे आपका सेल प्लेट बनता है। तो सेल प्लेट कैसे बनता है, तो आपका गोल्जी वेसिकल्स आपस में जो है वो जमा होते हैं, तो ऐसे में सेल प्लेट बनता है और यही बाद में जो है वो नया सेल वॉल बन जाता है। माइटोसिस का अगर हम लोग अंतिम चरण देखें तो पहले देखिएगा आपका पेरेंट सेल होता है 2 ठो, तो उससे आपका पेरेंट सेल मान लीजिए 2 ठो, तो उसे डॉटर सेल 2 + 2 4 ठो बना, या पेरेंट सेल अगर हम लोग 1 माने तो उससे डॉटर सेल 2 ठो बनेगा, ऐसे करके दोनों आनुवांशिक रूप से समान होती है। माइटोसिस का महत्व क्या है, तो माइटोसिस का महत्व देखेंगे तो ये शरीर की वृद्धि करता है, यानी कि भ्रूण से वयस्क बनने तक इस प्रक्रिया में होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की ये मरम्मत करती है, घाव को भरती है। मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन यानी कि त्वचा, रक्त इत्यादि का ये प्रतिस्थापन करती है मृत कोशिकाओं में। अलैंगिक जनन जैसे कि आपका एमोबिया, आपका पैरामीशियम, ये सभी याद रखिएगा। तो ये सभी तो जो है वो आपका किसके बारे में हम लोग देखें, तो आपका हम लोग देखें इसके बारे में, क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के बारे में। आई होप यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। और सभी को ना, आपको सभी के बारे में जो है ना आपको फिगर वगैरह बनाते ही चलना है, तभी जाकर जो है वो बात बनेगा, अदरवाइज सब भूल जाइएगा। और इतना जो लैंग्वेज लिखा हुआ ना इतना याद भी नहीं रहेगा और आपको इतना याद भी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो प्रोफेज मतलब समझ में आ गया, ऐसा सिंपल से याद रखिएगा। प्रोफेज में क्या होता है, ऐसे मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज, टेलोफेज में सिंपल बताते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्रों का संघनन होता है यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। मेटाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र जो है वो कोशिका के बीचों बीच में एकदम इक्वेटर पे एगो काल्पनिक रेखीय स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि जो हर एक जो गुणसूत्र होते हैं उसके सेंट्रोमेयर में आपका काइनेटोकोर होता है, और जो काइनेटोकोर क्या होता है, स्प्लिंडर फाइबर से जुड़ा होता है,
ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है, इसमें सबसे कम समय लगता है। और इस फेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है वो अलग अलग हो जाते हैं, और स्पिंडल जो फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो स्पिंडल फाइबर के ध्रुवों की ओर खिंचाव जो है प्रारंभ हो जाता है, और इससे क्या होता है ध्रुवों की तरफ गति बढ़ने लगती है। यानी कि जो है कोशिका जो आपका जो गुणसूत्र जो है वो धीरे धीरे कोशिका की मतलब वो ध्रुव की ओर, यानी कि वो ऊपर एगो नीचे जाने लगता है। उसके बाद टेलोफेज में क्या बोले हैं कि इस फेज में जो गुणसूत्र है वो पूरी तरीके से ध्रुव पे चले जाते हैं, एगो उत्तरी ध्रुव में, एगो दक्षिणी ध्रुव में। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो न्यूक्लियस जो था वो पूरा अलग हो गया है। ठीक, अब देखिए एक बार हम पढ़ देते हैं पूरी तरीके से। प्रोफेज के बारे में बोला जा रहा है कि अंतरावस्था की एस और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। यानी कि समसूत्री विभाजन दो प्रकार से होता है। पहले तो आपका कैरोकाइनेसिस होगा यानी कि केंद्रक का विभाजन होगा, और दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इसी में बोला जा रहा है कि एस और जो G अवस्था में जो DNA के नए सूत्र तो बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा गुठा होता है, आपस में ज़्यादा जो जुड़ा हुआ होता है कि वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का जो है प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होता है। तो गुणसूत्रीय जो भी पदार्थ है उनका कंडेंसेशन हो रहा है, उनका संघनन हो रहा है, तो ये जो संघनन जो स्टार्ट होता है यही आपका पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज का पहचान होता है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव जो है वो स्पष्ट होने लगते हैं। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम, जिसका निर्माण जो हम लोग देखे थे आपका अंतरावस्था के इस फेज के दौरान ही द्विगुणित हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर ऊपर एगो नीचे चलना प्रारंभ कर देगा। ये प्रोफेज का थोड़ा सा मैप था, डायग्राम, इसको याद रखिएगा। फिर आइए मेटाफेज में। मेटाफेज में बोला जा रहा है कि केंद्रक जो है और जो केंद्रक झिल्ली जो है वो लुप्त हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस, और साथ ही साथ जो आपका ये न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो आपका लुप्त हो जाता है, और कोशिका के मध्य में एगो तर्कनुमा संरचना बन जाती है। और गुणसूत्र जो है वो प्रत्येक दो गो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। गुणसूत्र प्रत्येक दो ठो अर्ध गुणसूत्रों से ये बना होता है। तो बोला जाता है गुणसूत्र और अधिक छोटे हो जाते हैं, और कोशिका के मध्य रेखा पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जिस और इनके सेंटीमेयर तर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। आपका ये सब देख लीजिएगा, फिगर वगैरह याद रखिएगा जितना याद हो पाए। एनाफेज की बात करें तो यहाँ बोला जाता है कि पश्चावस्था यानी कि जो आपका मेटाफेज है, मेटाफेज के बाद प्रारंभ होता है आपका पश्चावस्था प्रोफेज को पूर्वावस्था बोलते हैं, मेटाफेज फिर आपका एनाफेज। अरे यार, पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र 7 अलग अलग होने लगते हैं। अच्छा समझो ना कि मेटाफेज में जो अभी गुणसूत्र जो है वो मध्य अवस्था पट्टिका में यानी कि एकदम इक्वेटर पे आ जाते हैं, एगो काल्पनिक रेखा में आ जाते हैं बीचों बीच में, कोशिका के बीचों बीच में, और इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफ़ी दूर जाने लगता है, तो प्रत्येक जो गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों की ओर जाता होता है, और जो गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं, साथ ही गुणसूत्रों की भुजाएं जो है वो पीछे आती है, तो ऊपर ऊपर जाने लगेगा। ये एनाफेज का फिगर देख लीजिएगा, ऐसे याद रहेगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा आगे बढ़िएगा। टेलोफेज की बात की जाए तो यहाँ बोला जाता है कि इस अवस्था की मुख्य घटनाएं हैं कि जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, और इनकी पृथक पहचान जो है वो समाप्त हो जाती है, और गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो गुणसूत्र जो समूह है उसके चारों तरफ क्या होगा, केंद्रक झिल्ली बन जाएगा, ये पीला पीला ये वाला। और केंद्रिका, गोल्जी कॉय और अंतःपरिधर्वी जो जालिका है यहाँ पे इसका क्या होता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा। तो अर्ली प्रोफेज में ऐसा होता है, लेटर प्रोफेज में ऐसा होता है, फिर ये आपका मेटाफेज में ऐसा होता है, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज में जब जाने वाला होता है तब ऐसा होता है, फिर मेटाफेज में ऐसा पहुंचता है, फिर एनाफेज में ऐसा होता है, फिर आपका टेलोफेज में ऐसा होता है, फिर आपका इंटरफेज में ये टेलोफेज में ऐसा होता है, तो लास्ट में जाकर जो है इंटरफेज यानी जो अंतरावस्था है, इसमें चारों अलग देखिए, चारों फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये था पूरा समसूत्री विभाजन के बारे में। तो समसूत्री विभाजन के बारे में आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत पेचीदा है भाई, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हम खुद, और इतना कंटेंट याद रखना भी नहीं है। अगर कोशिका विभाजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना तो आपको 5 पेज में
फिगर वो बना के आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। देखिए सभी प्रोफेज 3-4 लाइन बताइएगा, मेटाफेज 3-4 लाइन बताइएगा, एनाफेज 3-4 लाइन बताइएगा, और ये आपका टेलोफेज उसमें भी 3-4 लाइन बताइएगा, बस काफ़ी है। तो 3-4 लाइन का कंटेंट ना आपको मिल जाएगा। आप कीवर्ड भी तैयार कर लीजिएगा ना दो को, तो आपका बन जाएगा। मेटाफेज के बाद आप आइएगा, जैसे मेटाफेज नहीं मतलब जैसे आपका समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका केंद्रक का विभाजन भी हो गया, फिर आपका कोशिका द्रव का भी विभाजन हो गया, तो फिर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसी में हम थोड़ा सा कोशिका द्रव का विभाजन आपको नहीं बताए हैं, वो सुन लीजिए थोड़ा सा। कोशिका द्रव के विभाजन में बोला जाता है कि केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन संपन्न होने के पश्चात कोशिका स्वयं को एक प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित करती है। और जैसे ही आपका कोशिका द्रव का विभाजन होता है, उसी तरह 2 अलग अलग कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है, और केंद्रक विभाजन के अंतिम चरण में कोशिका द्रव विभाजित होना प्रारंभ होती है। तो केंद्रक द्रव का अंतिम चरण कौन सा है? टेलोफेज। तो टेलोफेज में ही आपका साइटो जो प्लाज्मा है यानी कोशिका द्रव का जो विभाजन है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि केंद्रक विभाजन का अंतिम चरण, वहाँ पे ही अंतिम चरण में ही कोशिका द्रव का विभाजन प्रारंभ होता है। और इसी दौरान कोशिका झिल्ली में एक खाँच यानी कि फुर्रों का निर्माण होता है, और जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है, और अंततः 2 संपत्ति कोशिकाओं का विभाजन या विभाजित हो जाती है 2 संतति कोशिकाओं में। बताया ना कि एनिमल में आपका फुर्रों का निर्माण होगा, और प्लांट में फुर्रों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल अलग होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे में अलग प्रक्रिया था, वो अभी आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा समसूत्री विभाजन का महत्व भी देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। तो बोला जाता है कि समसूत्री विभाजन पादप और जंतु कोशिकाओं में होता है। किसमें? तो समसूत्री विभाजन पादप में भी होता है, प्लांट में और एनिमल दोनों में होता है। अलैंगिक प्रजनन पौधों में, पादपों में कायिक कोशिका का विभाजन एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। तो जो भी अलैंगिक जनन होता है, चाहे वो पौधे में हो, या फिर देखो अलैंगिक जनन कहाँ पे होता है? तो पौधे की कायिक कोशिका में होता है। सॉरी, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन का रोल है। फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिप्लेस करना है, तो वैसे में समसूत्री विभाजन का रोल है। अगर ऊतक खराब हो गए, उनकी मरम्मत करना है, तो उसी में भी समसूत्री विभाजन का ही रोल होता है। समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के द्वारा त्वचा की कोशिकाएं लगातार मरम्मत होती रहती है, समसूत्री विभाजन से ही। आगे देखिए, समसूत्री विभाजन में ही संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। देखो, गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोजोम की संख्या जो है वो समान होगा। जितना मातृ कोशिका होगा उतना ही आपका डॉटर कोशिका में होगा, यानी कि आपका पुत्री कोशिका में होगा। तो समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं का, यानी कि जो भी डॉटर सेल होगा उसका गुणसूत्र का जो संख्या होगा वो आपका मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल के बराबर होता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो गुणसूत्र बराबर होते हैं, डीएनए बढ़ जाते हैं। यही प्रोसेस आपको समझाते आए हैं। तो ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन 2 तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। एक आपका कैरोकैनेसिस, एक आपका साइटोकैनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन, और एक तरफ आपका केंद्र का विभाजन। केंद्र का विभाजन 4 तरह से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टेलोफेज, ये समझा दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अर्धसूत्री विभाजन की तरफ। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या है उसको भी आपको समझना है। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे। पूरा ये एनसीईआरटी वाला ही कट कॉपी पेस्ट है, इसलिए इसका शब्दावली ना बहुत हार्ड है। एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है भाई, हम खुद पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं पूरा। चलिए, अब हम लोग समसूत्री विभाजन जब आपका कंप्लीट हो गया है ना, तब हम लोग चलेंगे अर्धसूत्री विभाजन की ओर। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या बोला जा रहा है कि यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, और यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस जो डिवीजन है, एक स्पेसिफिक
कोशिका विभाजन है, यानी एक स्पेसिफिक सेल डिवीजन है, जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। वहाँ पे आपका गुणसूत्रों की संख्या बराबर था, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या बराबर थी, लेकिन मियोसिस में देखिएगा कि आपका गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा? आधा ही रह जाएगा। जैसे कि देखिए मातृ कोशिका की बात कीजिए तो वहाँ पे आपका 2n होता है, तो ये n रह जाता है। जैसे कि आपका ये 2n है तो ये n ही रह जाता है, मतलब कि आधी रह जाती है, यहाँ पे n हो जाएगा। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा, 2n रहेगा ना भाई, तो एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, तो ये एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है और यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, और जिसके द्वारा बनने वाले जो अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या वो आधी रह जाती है। यानी कि मातृ कोशिका में 2n था, तो जो संतति कोशिका होगा उसमें n ही रह जाएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। 2n था तो ये n रह गया, n, फिर ये वृद्धि होगा 2n बनेगा, फिर ये n रह जाएगा ऐसा। और इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, जहाँ पे मातृ कोशिका में जो गुणसूत्र की जो संख्या थी और पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की जो संख्या उसमें उसका आधा रहता है, इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीव धारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन एवं अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। ठीक है ना, ये सब हमको भी समझ में आ रही, सब हटाइए, स्किप कीजिए। सिंपल याद रखिए, इसके बारे में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो याद रखिए कि अर्धसूत्री जो विभाजन है एक विशिष्ट और एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होती है। किस में होती है? तो आपका ये द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण को हम लोग न्यून विभाजनकारी यानी कि रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और दूसरे चरण को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। समझे? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये 2 चरणों में पूरा होता है। एक को हम लोग अर्धसूत्री 1 कहते हैं और एक को हम लोग अर्धसूत्री 2 कहते हैं। अर्धसूत्री 1 को ही हम लोग जो है वो रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यानी कि न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, और यही आपका मियोसिस 1 है। और जो आपका अर्धसूत्री जो विभाजन है इसको हम लोग इक्विटोरियल डिवीजन कहते हैं, इक्विटोरियल डिवीजन कहते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, और समसूत्री जो विभाजन है यही तो आपका मियोसिस 2 कहला रहा है। और ये हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन को फर्दर प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1 और आपका एनाफेज 1 ऐसे करके इसको डिवाइड किया गया है। और अर्धसूत्री 2 को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 ऐसे करके विभाजित किया गया है। एक मिनट, अब हम लोग एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्धसूत्री विभाजन जो 1 है, अर्धसूत्री 1 को समझेंगे। तो बोला जाता है कि जो मियोसिस 1 है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको हम लोग न्यूनकारी विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और अर्धसूत्री 1 विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और आपका टेलोफेज 1, ये होता है। यहाँ तक की बातें हम लोग समझ गए हैं। आगे देखिए हम लोग प्रोफेज 1 इसको क्या कहते हैं। तो ये सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें 5 वो अलग अलग उप अवस्था देखने को मिलता है, जिसमें आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और आपका डाइकाइनेसिस होता है। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। प्रोफेज 1 में ही हम लोग पढ़ेंगे 5 अवस्थाओं को, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे लिप्टोटीन। तो बोला जाता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पे या तन्नुपट यानी कि लिप्टोटीन अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, और वो भी हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हो जाएगा आपका लिप्टोटीन। लिप्टोटीन को ही हम लोग तन्नुपट कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणसूत्र जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया है। ये सब
एग्जाम्पल ये सब फिगर वगैरह हमको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन आप भी इसको कोशिश कीजिएगा। जाइगोटिन की अगर हम लोग बात करें तो जाइगोटिन में बोला जा रहा है कि लिप्टोटिन के उपरांत पूर्वावस्था का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, यानी कि प्रोफेज 1 का ही सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग युग्म पट कहते हैं। युग्म पट यानी कि जाइगोटिन कहते हैं। और इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि जो गुणसूत्र जो है वो आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र जो है वो आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार की जो संबद्धता है उसको हम लोग सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन कहते हैं। तो बस इसको अगर याद रह जाएगा ना, ये सब चीज़ तो याद रह जाएगा ना, तो अच्छी बात है। तो देखो लैप्टोप्टिन में क्या बोले हम कि इस चरण में जो क्रोमोजोम है यानी कि जो गुणसूत्र है वो संघनित होते हैं, यानी कंडेंसेशन होते हैं और धागों के आकार का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया पूरे लैप्टोप्टिन चरण में संपन्न होती है, जारी रहती है। और यहाँ पे जो है वो आपके गुणसूत्र जो है वो अलग अलग और साफ साफ दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, जाइगोटिन की बात करें तो इस चरण में एक जैसे गुणसूत्र जोड़े में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? जोड़े में आ जाते हैं, यानी उनका युग्मन जो है प्रारंभ हो जाता है, जुड़ जाते हैं। समझ में आ गया? तथा एक दूसरे के समीप आकर सिनेप्स, क्या बोले? सिनेप्स का निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करेंगे? तो आपका ये सिनेप्स का निर्माण करते हैं। और सिनेप्स क्या होता है ये सब पढ़िएगा, मतलब ठीक है ना। मतलब समझो ना कि एक जैसा जो गुणसूत्र है वो एक जैसा आ जाएगा, ठीक है ना। और उसको हम लोग सिनेप्स से जोड़ देंगे, मतलब जुड़ जाएगा वो खुद ब खुद, समझे। इसके बाद तीसरा आएगा आपका, वो है आपका पैकेटिन, है ना। पैकेटिन से पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया इसको डिटेल से, वो उसको थोड़ा और देख लीजिए। अब बोला जा रहा है कि इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। और इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ जटिल संरचना का निर्माण होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण कहते हैं। आपका क्या कहते हैं? सिनेप्टोमेनल बैंड या फिर मिश्रण कहते हैं। और इस सम्मिश्रण में यानी कि इस बैंड का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, और उसे युगली यानी कि बाइवेलेंट अथवा चतुष्क यानी कि टेट्रेड कहते हैं। और यद्यपि ये अगली अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। समझो कि यहाँ पे जो सजातीय जो है ना वो सेम चीज़ एक जगह आ जाता है, यानी कि सजातीय चीज़ों को एक जगह आना और उसको जोड़ने वाली जो केमिकल है उसी केमिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टोमोनल बैंड। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल या फिर सिनेप्टोमोनल या फिर निमल बैंड कहते हैं। यानी कि एक जैसा गुणसूत्र एक साथ आ जाएगा, भले वो माता और भले वो पिता दोनों का अलग अलग से क्यों ना हो, यानी वो अलग अलग माता अलग अलग पिता से ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक जैसा गुणसूत्र है तो एक ही जगह आ जाएंगे और उसको एक केमिकल से जुड़ जाएगा वो खुद ब खुद, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल या फिर सिनेप्टोमोनल बैंड या फिर सम्मिश्र कहते हैं। सम्मिश्र मतलब बैंड, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका इसका जाइगोटिन के बारे में। जाइगोटिन के बाद आएगा नेक्स्ट, वो है आपका पैकेटिन। तो बोला जा रहा है कि पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट यानी कि पैकेटिन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि लगती है। यानी कि आपका लेप्टोटिन और जाइगोटिन इस दोनों के कंपैरिजन में देखिएगा तो आपका पैकेटिन में क्या लगता है? समय कम लगता है। और इस अवस्था के दौरान प्रत्येक जो युगली है वो गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र आपका चतुष्क के रूप में स्पष्ट जो है वो दिखाई देते हैं। मतलब क्या है बोले हम? सिंपल समझो कि इस चरण में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। किसका कौन सा क्रिया होता है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। देखो, और इस अवस्था में पुनर्योजित ग्रंथिकाएँ दिखाई देने लगती है, जहाँ पे समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। अब विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। अब विनिमय एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित प्रक्रिया है, और वह जो एंजाइम
इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। और दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनियमन या जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इसका फिगर है। सिंपल याद रखिएगा कि पैकोटिन में क्या होता है कि इस चरण में क्रॉसिंग ओवर की जो है वो क्रिया स्टार्ट होती है और जो युग्मित जो गुणसूत्र जो है वो आपस में लिपटकर कुंडलित हो जाते हैं। यानी कि जो आपका युग्मित जो गुणसूत्र जो था जो आपका प्रोफेज में मतलब ये किसमें प्रोफेज 1 में हुआ था ना, मतलब सॉरी आपका लैप्टोप्टीन में जो हुआ था, तो युग्मित जो गुणसूत्र है वो आपस में आके एक जगह लिपट कर कुंडलित हो जाते हैं। उसके बाद आपका डिप्लोटिन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसका भी फिगर देख लीजिएगा। डिप्लोटिन में क्या होता है कि डिप्लोटिन में होता है कि डिप्लोटिन के प्रारंभ में आपका सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र यानी कि आपका सिनेप्टोनिमल जो बैंड है इसका विघटन हो जाता है। वहाँ पे जाइगोटिन में सिनेप्टोनिमल बैंड के कारण जो है समजात जो गुणसूत्र है वो एक जगह जुड़ गए थे। और वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है डिप्लोटिन में कि जो आपका इस चरण में जो आपका समजात या फिर जो सजातीय गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिनेप्टोनिमल जो बैंड था जो उसको जोड़े हुए था वो ख़त्म हो जाता है, किंतु क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पे ये जुड़े हुए होते हैं और इन स्थानों पर जो है वो आपका किएमिस्टा और इन स्थानों पर जो है वो किएमिस्टा कहलाता है, कैमिस्टा कहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आपका सिनेप्टोनिमल जो बैंड है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में जो युगली के जो समजात जो गुणसूत्र जो है वो विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद विनिमय बिंदु पर एक आकार की संरचना जो बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइजेटा ये आपका या फिर आपका कीएस्टमेटा कहते हैं या काइस्मेटा कहते हैं, और इसी को ही कहीं कहीं पर आपका काइजमेटा भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाते हैं ना। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट 5वां नंबर, वो है आपका डाइकैनेसिस। यहाँ बोला जा रहा है कि अर्धसूत्रीय पूर्वावस्था यानी कि मियोसिस में देखिएगा प्रोफेज 1 का अंतिम अवस्था होता है और इसी को हम लोग डाइकैनेसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपका काइजमेटा जो है वो काइजमेटा का अंत होने लगता है और इस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो पूर्णतः संगठित हो जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र जो है वो कंडेंसेशन हो जाते हैं। तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में जो है वो सहयोग करता है। तर्क तंतु मतलब टेक्सटाइल नहीं मतलब टेक्टाइल फाइबर, इसी को हम लोग स्प्लिंडर फाइबर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि अलग हो जाते हैं और जो भी आपका समजात जो गुणसूत्र है यानी कि जो आपका सेम जो क्रोमोजोम है वो अलग करने में ये सहायता करता है स्प्लिंडर फाइबर अलग होकर। आपका पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका जो है वो अदृश्य हो जाती है, यानी कि डाइकैनेसिस के अंत तक जो केंद्रिका जो न्यूक्लियस है वो एकदम ये अलग हो जाता मतलब ये अदृश्य हो जाता है, एकदम पूरा दिखता ही नहीं है। और केंद्रक आवरण जो झिल्ली है वो भी विघटित हो जाता है और पारगर्मित माध्यावस्था की ओर पारगमन का निरूपण होता है। यानी कि डाइकैनेसिस के बाद फिर आपका मियोसिस में दिखेगा पारगर्मित के बाद, यानी कि डाइकैनेसिस के बाद आपका मेटाफेज 1 में जाएगा। फिर डाइकैनेसिस में क्या बोले हम कि इस चरण में जो गुणसूत्र जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं और सेंट्रोसोम ध्रुवों पर जाकर ये स्थित हो जाते हैं तथा उनसे जो है क्या बनता है? स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है और केंद्रक झिल्ली जो है वो विलुप्त होने लगती है और स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। समझ गए बात को? जी हाँ। अब आपको जो है वो चारों का यहाँ ये फिगर बना दीजिएगा। मियोसिस 1 में चारों का फिगर बनाइएगा। मियोसिस 1 में किसका फिगर बनाइएगा? प्रोफेज 1 में बनाइएगा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस, इन सभी का जो है वो आप फिगर बना दीजिएगा। समझे ना? फिगर आपको बनाना ज़रूरी है। और जैसे ही आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोफेज 1, वैसे ही आप मेटाफेज में चले जाइएगा। प्रोफेज 1 में आपका चारों खत्म हो जाएगा ना। कौन कौन चारों? 5 खत्म हो जाएगा। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, फिर आपका डाइकैनेसिस, ये जैसे खत्म हो जाएगा तब आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट। अब प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद आप सीधे जाइएगा मेटाफेज 1 की तरफ। ये फिगर वगैरह भी देख लीजिएगा आप। ये फिगर समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो आप गूगल से सर्च कीजिएगा फिगर और उसको भी आप याद कर लीजिएगा।
माध्य अवस्था जो 1 है इसमें क्या होता है, यानी मेटाफेज 1, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों पर काइनेटो टोकोर से चिपक जाती है। समझो ना, मेटाफेज 1 में क्या बोले हैं कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा में, यानी कि कोशिका के मध्य रेखा में एक साथ आ जाते हैं और फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम के स्प्लिंडर फाइबर के साथ ये जुड़ जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। फिर आपका एनाफेज 1 में याद रखिएगा, सिंपल, ये सब याद मत रखिए, ये सब भूल जाइएगा भाई, याद रहेगा नहीं। फिर आइए मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 के बारे में। तो एनाफेज 1 को हम लोग बोलते हैं पाश्चात्य अवस्था 1। यहाँ बोला जा रहा है कि समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति जो अर्ध गुणसूत्र है वो गुणसूत्रीय बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो आपका सजातीय जो गुणसूत्र है, तो सजातीय गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमेयर जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं और जिससे फलस्वरूप क्या होता है कि सजातीय गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। फिर आइए आपका टेलोफेज के बाद, टेलोफेज में आइएगा, ये सब याद मत रखिए, इतना याद नहीं रहेगा आपको। इतना याद रहेगा भाई, नहीं याद रहेगा। फिर यहीं पे आपको जो है वो टेलोफेज 1 में क्या बोला गया है, टेलोफेज 1 में कि प्रत्येक ध्रुवों का जो गुणसूत्र जो है वो चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और फलस्वरूप 2 संततिक केंद्रक यहाँ पे बन जाते हैं। फिर आपका इंटरकाइनेसिस में क्या बोले थे कि यह जो प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बीच का अवस्था होता है और इस अवस्था में 2 स्पष्ट संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब इंटरकाइनेसिस में आपका 2 ठो अलग अलग स्पष्ट साफ साफ दिखने वाले संतति कोशिकाओं का, यानी कि डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट हम लोग अर्धसूत्री विभाजन 2 की तरफ। और अर्धसूत्री विभाजन 2 में यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपका केंद्र का विभाजन और आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन, दोनों का जो विभाजन जो है वो साथ साथ होता है। और यहाँ पे भी आपका 2 ठो पुत्री सेल यानी कि 2 ठो डॉटर सेल का निर्माण होगा। म्यूसिस 2 के बारे में बोला जा रहा है कि यह विभाजन पूर्णतः समसूत्री विभाजन होता है जिसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। यानी कि जो आपका म्यूसिस जो आपका 2 है ये पूरी तरीके से आपका समसूत्री यानी कि माइटोसिस प्रोसेस ही होता है। इसमें भी आपको देखिएगा आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, फिर आपका देखिएगा कि आपका एनाफेज 2 और आपका टेलोफेज 2, ऐसे करके ये बटा हुआ होता है। इसमें ये सब तो याद नहीं रहेगा मनीष, सॉरी नाम ले लिए ना। इसमें तो आपका याद तो नहीं रहेगा, इस सबको आप स्किप कीजिएगा, ये सब याद नहीं रहेगा। फिगर वगैरह देख लीजिएगा, आसान फिगर देखिएगा, ये सबसे समझ में नहीं आएगा। फिगर वगैरह आप बनाइएगा आसान फिगर, ठीक है ना। यहाँ तो नहीं हो पाएगा लेकिन आप आसान फिगर वगैरह बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में याद रखिए कि यहाँ पे 2 संतति कोशिकाओं के जो नाभिक है, नाभिक का जो झिल्ली है वो लुप्त हो जाएगा और जो सेंट्रोसोम जो है वो विपरीत ध्रुवों पर जाना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पे 2 ठो जो संतति कोशिकाओं का जो नाभिक है वो नाभिक झिल्ली मतलब खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और सेंट्रोसोम जो है वो विपरीत ध्रुवों पर जाना प्रारंभ कर देंगे, एकदम वही वाला। मेटाफेज में क्या बोले हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो मध्य वृत्त रेखा पर स्थित हो जाते हैं और सेंट्रोसोम से निकलने वाले जो स्प्लेंडर फाइबर जो है वो सेंट्रोमेयर से जुड़ जाते हैं तथा गुणसूत्रों के क्रोमेटिड की जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर उन्मुख होती है। एकदम सेम मेटाफेज में जो बताए थे ना समसूत्री विभाजन में, वही आपका मेटाफेज 2 में भी जाएगा। एनाफेज 2 में क्या बोले हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र का सेंट्रोमेयर विभाजित होता है तथा संतति गुणसूत्र जो है वो पृथक होकर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज में क्या बोले हैं कि इस अवस्था में जो केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, केंद्रक का भी और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और केंद्रक विभाजन के पश्चात जो है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जैसे आपका टेलोफेज 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 ये चारों कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये केंद्र का विभाजन हो जाएगा। उसके बाद आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन स्टार्ट होगा और जैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वैसे ही आपका जो है वो म्योसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये अगर एग्जाम में आएगा ना तो समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन लिखने के लिए आएगा ना तो 5 पेज में ही लिखना है आपको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा आपको कंटेंट चाहिए भी नहीं, बस यही है। तो समसूत्री विभाजन का महत्व देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा अर्धसूत्री विभाजन का ही महत्व देख लो कि अर्धसूत्री जो विभाजन है तो अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? तो युग्मकों का निर्माण होता है। फिर देखिएगा कि इस विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि नहीं होती है और जातीय की विशिष्टता नहीं रहती है। इसके अलावा देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन तब देखिएगा तो जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर से ही आपका जैव विविधता का निर्माण होता है, क्रॉसिंग ओवर से ही आपका देखिए एक नया आपका जीव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन और आपका अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पूछा जा सकता है।
तो समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये आपका कायिक कोशिका में होता है। और असूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये आपका जनन कोशिका में होता है। फिर समसूत्री विभाजन का उद्देश्य क्या है? तो यह वृद्धि और विकास होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन का उद्देश्य होता है प्रजनन करना। समसूत्री विभाजन कब होता है? तो ये संपूर्ण जीवन काल में होते रहता है। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? तो ये केवल प्रजनन की उम्र में होता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन इसमें आपका संतति कोशिका की संख्या कितनी है? 2 ठो होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो वो समान होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। समसूत्री विभाजन में जो केंद्रक का विभाजन होता है कितनी बार होता है? 1 बार होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। समसूत्री विभाजन में समय कितना लगता है? तो ये कम समय लगता है। और अर्धसूत्री विभाजन में समय कितना लगता है? तो ज़्यादा समय लगता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? तो नहीं होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? तो जी हाँ होता है, जिसके कारण से आपका जैव विविधता का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो ये भी हो गया आपका समसूत्री विभाजन। और आपका अर्धसूत्री विभाजन में अगर अंतर के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है भाई ये सब, लेकिन आपका ये जो कोशिका वाला जो टॉपिक है ना वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को और भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कोशिका में। ठीक है। तो कोशिका का संरचना, कोशिका का कार्य, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक जो है वो आपका कोशिका का जनन यानी कि कोशिका प्रजनन है, यानी कि सेल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका क्या क्या था? तो आपका कोशिका चक्र पढ़ना था, समसूत्री और आपका अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना था। ये आपका हो गया है कंप्लीट। बहुत पेचीदा है भाई। तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आप जो है वो रिवीजन वगैरह कीजिएगा, तब जो है आपका ये सब पॉइंट क्लियर होगा। और इसमें एक वो फिगर बना देते हैं हम, देखिए। ये हो जाएगा आपका G1, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा आपका G2, ये हो जाएगा आपका मियोसिस 1, ये हो जाएगा आपका मियोसिस 2। और बीच में एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये म्यूसिस 1, म्यूसिस 2, म्यूसिस 1 को भी फर्दर 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। म्यूसिस 2 को भी फर्दर 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। ऐसे करके पढ़िएगा। म्यूसिस 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यूसिस 1 में आपका संतति कोशिका 0 रहती है, लेकिन म्यूसिस 2 में जो है वो एक संतति कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बहुत दिक्कत है भाई। जैसे इसको एग्जांपल समझिए आप। मानव की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है? 46 गो गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र ऐसे से टूटेगा। एक वो टूटेगा आपका 23 में, फिर एक वो टूटेगा 23 में, टूट गया। फिर ये 2 गो भागों में टूटेगा, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 23, और ये भी 2 भागों में, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। तो थोड़ा सा है ये पेचीदा हो ही गया आपका। डिफ़िकल्ट तो है भाई, समझने में थोड़ा आसान तो नहीं है ये सब। और इस समय फिगर बहुत बनेगा। ठीक ना। ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना एग्जाम में तो इसको, ये सब क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है ना अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि इससे ना भर भर के नंबर आपको मिलेगा अच्छा खासा। 32 नंबर में आपको इतना मान लीजिए 27-28 नंबर भी मिल सकता है अगर आप सभी पॉइंट को लिख दिए तो। और ज़्यादा कंटेंट में मत जाइएगा, इसका केवल शॉर्ट नोट्स बनाइए। और जैसे समसूत्री विभाजन में फिर 4 गो पेज है, चारों पेज में कर के लिए दो कीवर्ड याद रखिए। तो 2 कीवर्ड से आप 4 लाइन लिख लीजिएगा एग्जाम में। बस थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्राइब करना है भाई, आपको पूरा इसमें ज्ञानी नहीं बनना है। बीच में पूरा लोग बोलते हैं इसके अंदर पूरा डेप्थ में नहीं जाना है आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ना, काफ़ी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया आई होप। अब हम लोग इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, और वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।